नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली धमाका मामले में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। अल फलाह विश्वविद्यालय के दिल्ली ऑफिस समेत 25 जगहों पर छापेमारी जारी। कश्मीर घाटी में भी चल रही है छापेमार कार्रवाई। चुनाव आयोग का आज पश्चिम बंगाल दौरा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की होगी समीक्षा। असम में भी होगा मतदाता सूचियों का विशेष संशोधन। निर्वाचन आयोग ने दिए आदेश। बांग्लादेश में शेख हसीना की मौत की सजा के खिलाफ अवामी लीग का देशव्यापी बंद आज। लीग ने सजा को बताया अवैध। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दी ट्रंप के गाजा शांति योजना को मंजूरी। सुरक्षा परिषद ने 20 सूत्रीय फ्रेमवर्क पर लगाई मुहर। प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 14 मत। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से सभी की नजरें सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पर। लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय भी पेश करेंगे चुनौती। सभी खबरें विस्तार के साथ। दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले में हरियाणा के अल फलाह विश्वविद्यालय के दिल्ली स्थित ओखला ऑफिस पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी कार्रवाई जारी है। प्रवर्तन निदेशालय आज सुबह 5 बजे से अल फलाह विश्वविद्यालय के ट्रस्टियों, संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली और अन्य जगहों पर 25 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और इससे पहले कल दिल्ली पुलिस ने अल फलाह विश्वविद्यालय के कुलपति को फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले और धोखाधड़ी के आरोपों में 2 समन भी जारी किए। यूजीसी और एनएएससी यानी कि नैक की शिकायत पर विश्वविद्यालय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। झूठे नैक मान्यता दावों से संबंधित धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो लगातार छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। अल फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े हुए संदिग्धों की जांच की जा रही है। दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले से जुड़ी हुई ये कार्रवाई सुबह से ही छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। ओखला ऑफिस पर ईडी की टीम पहुंची है और जरूरी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। संदिग्धों से पूछताछ भी जारी और दिल्ली समेत कई अन्यत्र ठिकानों पर भी जांच एजेंसियां छापेमार कार्रवाई कर रही है। तो अल फलाह विश्वविद्यालय जिस तरह से एपिक सेंटर बना हुआ था दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ा हुआ, और उसी कड़ी में लगातार जांच एजेंसियां कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ रही है। कड़ियां जोड़ने का काम किया जा रहा है। तमाम संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। तो दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले को लेकर लगातार छापेमारी कार्रवाई भी जारी है। इतना ही नहीं, आतंकी साजिश की जांच के लिए कश्मीर में आज सुबह से छापेमारी चल रही है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर सीआईके की ओर से ये कार्रवाई जारी है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि एक डॉक्टर से जुड़ी आतंकी साजिश की जांच के सिलसिले में श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम में छापेमारी की जा रही है। इस अभियान के तहत श्रीनगर के शिरीन बाग स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी छापेमारी की खबर है। अब आगे इस बारे में विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली बम ब्लास्ट की जांच में परत दर परत सच्चाई सबके सामने आ रही है। एनआईए की कार्रवाई में कई गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन कई सफेदपोश आतंकी अब भी एजेंसियों के रडार पर हैं। देश में आतंकवाद के सफेद पोश चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर फारूक और डॉक्टर शाहीन, ये वो नाम हैं जिन्होंने दिल्ली समेत देश भर में बम धमाकों की साजिश रची थी।
दिल्ली में हुए बम धमाकों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आतंक की इस साजिश की परतें खुलती जा रही हैं। एनआईए की पूछताछ में सामने आया है कि जैश ए मोहम्मद की फरीदाबाद मॉड्यूल की मुख्य सदस्य डॉक्टर शाहीन का नेटवर्क पाकिस्तान समेत कई देशों में फैला था। डॉक्टर शाहीन के संपर्क में पाकिस्तानी सेना का एक डॉक्टर और कश्मीरी मूल के कई डॉक्टर्स और मेडिकल छात्र थे, जो अलग अलग राज्यों में फैले हैं। एजेंसियों के रडार पर कश्मीरी मूल के 100 से ज्यादा डॉक्टर्स और मेडिकल छात्र हैं। एनआईए द्वारा श्रीनगर में डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ की गई, जिसमें पता लगा कि उनका नेटवर्क पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, यूएई, मालदीव और बांग्लादेश तक फैला है। उनकी योजना दिल्ली में बम धमाके कर वहां से भागने की थी। जांच में ये भी सामने आया कि फरीदाबाद मॉड्यूल का निशाना दिल्ली और बड़े धार्मिक स्थल थे, जिसे जैश ए मोहम्मद पिछले 4 साल से तैयार कर रहा था। व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल की सबसे चालाक सदस्य डॉक्टर शाहीन है, जिसके 7 बैंक खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, जिसकी एजेंसियां जांच कर रही हैं। जैश की महिला विंग जमात ए मोमिनात की भारतीय प्रमुख डॉक्टर शाहीन लखनऊ में पिता और भाइयों का घर होने के बावजूद होटलों में रुकती थी और लगातार नए लोगों को आतंक के रास्ते पर लाने की कोशिश करती थी। लखनऊ में डॉक्टर शाहीन आधा दर्जन से अधिक लोगों के संपर्क में थी, जिनकी तलाश में एजेंसियां जुटी हैं। जानकारी के मुताबिक कानपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़ने के बाद शाहीन ने 2016 से 2018 तक यूएई में काम किया, जहां उसकी मुलाकात जैश की महिला विंग से हुई। जांच में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कई नए नाम भी सामने आ रहे हैं। एनआईए ने जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को भी गिरफ्तार किया, जो अनंतनाग के काजीगुंड का निवासी है और लाल किले के पास बम धमाके की साजिश में शामिल बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों की माने तो कई सफेदपोश ऐसे हैं जिनके चेहरे से नकाब उतरना अभी बाकी है। नीरज सिंह के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुक करते हैं अन्य खबरों का। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल लगातार तेज हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक बुधवार को होने जा रही है। इस बैठक में पार्टी के नवनिर्वाचित 89 विधायक नए विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगे। बिहार पार्टी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि पार्टी पर्यवेक्षक भी बैठक में शामिल होंगे। इस संबंध में पार्टी की ओर से सभी 89 नवनिर्वाचित विधायकों और 21 विधान परिषद सदस्यों को सूचना भी भेज दी गई है। पार्टी की इस महत्वपूर्ण बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। बैठक के बाद भाजपा विधानमंडल दल के नेता और उपनेता के नामों की औपचारिक घोषणा की जाएगी और साथ ही साथ ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि नई सरकार में भाजपा की ओर से किन नेताओं को उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सरकार बनाने की इस कवायद के बीच नीतीश कुमार ने कल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर 19 नवंबर यानी कि कल सरकार भंग करने की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि कल 19 नवंबर को जेडीयू के विधायक दल की बैठक होगी और इसके साथ ही इसी दिन एनडीए विधायक दल की बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार 20 नवंबर को 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। खबरों में बढ़ते हैं आगे। चुनाव आयोग का दल आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेगा और राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समीक्षा करेगा। वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का दल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रथम स्तरीय जांच की कार्यशाला में भी शामिल होगा। एसआईआर शुरू होने के बाद आयोग की टीम का ये दूसरा दौरा है। प्रधान सचिव एसबी जोशी, मलय मलिक और उप सचिव अभिनव अग्रवाल भी इस टीम में शामिल हैं। इस दौरान टीम कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में एसआईआर की प्रगति की समीक्षा करेगी। ईसीआई की टीम कोलकाता के बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर के जिला निर्वाचन अधिकारियों और डीईओ के साथ बैठक करेगी। बाद में वो कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में दक्षिण 24 परगना जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ एक और बैठक करेंगे। इसके बाद कोलकाता के न्यू टाउन में ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच कार्यशाला में शामिल होंगे। ईसीआई के मुताबिक पश्चिम बंगाल में शनिवार शाम 6 बजे तक 7.5 करोड़ से ज्यादा गणना प्रपत्रों के वितरण का काम पूरा हो चुका है, यानी कि 98%।
पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में 13 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों में आयोग ने बीएलए को एसआईआर से जुड़ा एक स्पष्ट संदेश दिया है। राज्य सीओ के कार्यालय ने निर्देश दिया है कि यदि कोई बीएलए मतदाताओं की ओर से बीएलओ के पास अधिकतम 50 फॉर्म जमा करता है तो उस बीएलए को एक घोषणा पत्र देना होगा कि फॉर्म में लिखी गई सारी जानकारी सही है। आपको बता दें कि एसआईआर शुरू होने के बाद से भाजपा सत्तारूढ़ दल के बीएलएस की भूमिका पर लगातार सवाल उठा रही है। भाजपा का आरोप है कि सत्तारूढ़ दल के बीएलए विपक्षी दल के मतदाताओं के नाम हटाने के लिए बीएलओ पर दबाव बना रहे हैं। शिकायत के बाद आयोग ने यह निर्णय लिया है। वहीं निर्वाचन आयोग ने असम में मतदाता सूचियों के विशेष संशोधन का आदेश दिया है। इसके लिए 1 जनवरी 2026 को अहर्ता तिथि घोषित की गई है। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे गए पत्र में आयोग ने कहा है कि एकीकृत मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन 27 दिसंबर को होगा और उसके बाद 22 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दाखिल किए जा सकेंगे। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 फरवरी 2026 को होगा। आयोग ने कहा है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के चुनाव पंजीकरण अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र नागरिक छूट ना जाए और साथ ही साथ कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल ना हो। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग के अध्यक्ष शेख हसीना को दी गई मौत की सजा के विरोध में अवामी लीग ने देशव्यापी बंद बुलाया है। अवामी लीग ने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले को अवैध बताया है और इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई भी कहा है। लीग ने कहा है कि जब तक ये फैसला रद्द नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। अतिरिक्त पुलिस बल और रैपिड एक्शन बटालियन की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की हिंसा को रोका जा सके। कल आईसीटी की 3 सदस्यीय पीठ ने शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद बांग्लादेश में हिंसा और खुशी दोनों को देखा गया है। अवामी लीग के समर्थकों ने फैसले के खिलाफ आगजनी और तोड़फोड़ की है, तो वहीं जुलाई हिंसा के दौरान मारे गए लोगों और यूनुस सरकार ने फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त रूस की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री 2 दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक में हिस्सा लेने गए हैं। इस दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। दोनों विदेश मंत्रियों ने 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा भी की। have been greatly helpful in advancing our bilateral cooperation and also sharing perspectives on important regional, global, and multilateral issues. This particular occasion, for me, is all the more important as we prepare for President Putin's visit to India for the 23rd Annual Summit. A number of bilateral agreements, initiatives, and projects are under discussion in various fields. We look forward to the finalization in the coming days. This will certainly add more substance and texture to our special and privileged strategic partnership. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ब्राजील के बेलेम में बिग कैट अलायंस COP30 में उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय खंड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए जानकारी दी कि भारत अगले साल नई दिल्ली में वैश्विक बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भूपेंद्र यादव ने कहा कि बिग कैट परिदृश्यों का संरक्षण सीधे तौर पर कार्बन पृथक्करण, जलग्रहण संरक्षण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन और स्थायी आजीविका को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि भारत ने निर्धारित समय से पहले ही बाघों की आबादी 2 गुना कर ली है और एशियाई शेरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत चाहता है कि बिग कैट रेंज के सभी देश और जैव विविधता तथा जलवायु सुरक्षा को महत्व देने वाले देश IBCA में शामिल हो जाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत माता के वीर सपूत बटुकेश्वर दत्त की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमित शाह ने वीर सपूत बटुकेश्वर दत्त की जयंती पर उन्हें याद किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शुभकामनाएं दी।
उन्होंने तस्वीर साझा कर बटुकेश्वर दत्त जी को नमन कर लिखा, बटुकेश्वर दत्त ने अपने क्रांतिकारी विचारों से युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम के लिए संगठित किया और अद्भुत साहस और शौर्य का परिचय देते हुए सेंट्रल असेंबली में अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि काला पानी की कठोर सजा भी उनकी स्वाधीनता के संकल्प को डिगा न सकी। बटुकेश्वर दत्त का जीवन युवाओं के लिए देशभक्ति, त्याग और समर्पण की प्रेरणा है। न्यूज़ 18 में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में देश के कोने कोने में राष्ट्रीय गौरव, देशभक्ति और एकता की भावना को जगाने वाला वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की भावना, मातृभूमि के प्रति प्रेम और राष्ट्रीय एकता का एक जीवंत प्रतीक है। इस राष्ट्रीय गीत के 150 साल हो गए हैं। देश वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष होने का जश्न मना रहा है। तो इस मौके पर डीडी न्यूज़ भी आपको बता रहा है वंदे मातरम से जुड़े हुए कुछ अहम तथ्य अपने इस खास सेगमेंट वंदे मातरम में। वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभक्तों के लिए सबसे ज्यादा प्रेरणा स्रोत गीत, जिसने न सिर्फ आज़ादी के आंदोलन के दौरान देश के कोने कोने में स्वाधीनता की अलख जगाई, बल्कि आज भी हर भारतीय के दिल में एक विशेष स्थान रखता है वंदे मातरम। इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये देशभक्ति का प्रतीक बन गया। वंदे मातरम का इतिहास भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान वंदे मातरम गीत केवल एक गीत नहीं था, बल्कि देशभक्ति की भावना का प्रतीक और राष्ट्र जागरण का सबसे लोकप्रिय नारा था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जहां ये एक संकल्प गीत था, तो वहीं आजादी के संघर्ष में जूझ रहे नौजवानों के होठों की अनिवार्य गूंज भी था। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत के उद्देश्य, महत्व और देशभक्ति की भावना को देखते ही रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था और इसके बाद तो ये राष्ट्रीय जनमानस के दिलो दिमाग पर छा गया।
वंदे मातरम गीत की ताकत देखने को मिली 1905 में, जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को विभाजित करने का कुटिल निर्णय लिया। अंग्रेजों के इस बंग भंग निर्णय के खिलाफ शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम सबसे प्रमुख नारा बन गया। वंदे मातरम 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में उठे स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात बना। इस गीत ने स्वराज, आत्मशासन और आत्मनिर्भरता की भावना को जन्म दिया, जो 120 वर्ष बाद आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। वंदे मातरम से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ ठाकुर ने 1905 में भारत माता का प्रसिद्ध चित्र बनाया, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दी। इस गीत ने भारत को मातृभूमि के रूप में देखने की भावना जगाई, जो यूरोपीय देशों की पितृभूमि की अवधारणा से अलग थी। वंदे मातरम में भारत माता को सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है, जो अपनी संतान को ज्ञान, अन्न, वस्त्र और धर्म प्रदान करती है। भारत माता का ये चित्रण और वंदे मातरम दोनों मिलकर स्वदेश को भारत की राजनैतिक, सांस्कृतिक और सभ्यगत पहचान के रूप में स्थापित करते हैं। यही नहीं, 20वीं सदी के आरंभ में वंदे मातरम ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के विरोध का भी प्रतीक बन गया। अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने वंदे मातरम को एक जन घोष के रूप में इस्तेमाल करने का आह्वान किया, जिसे हर भारतीय ने सराखों पर लिया। दरअसल यूरोपीय देशों की संकीर्ण और बहिष्कारवादी राष्ट्रवाद के विपरीत भारत का राष्ट्रवाद समावेशी और सभ्यतागत है, और वंदे मातरम इसी भारत की अवधारणा को अभिव्यक्त करता है, जहां विविधता में एकता और आध्यात्मिक एकता दोनों निहित हैं। इसीलिए श्री अरबिंदो ने वंदे मातरम को भारत के उत्थान का मंत्र कहा। उन्होंने इस गीत की अपनी धुन भी बनाई, ताकि ये भारत के लिए एक शक्तिशाली और प्रेरणादायी मंत्र बन सके। अंग्रेजों की तमाम कोशिशों के बावजूद वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम में न सिर्फ स्वदेशी की भावना को जगाया, बल्कि पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध दिया। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अहम मंजूरी मिल गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के लिए मतदान किया। प्रस्ताव के पक्ष में 14 वोट पड़े, जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। इसके अलावा रूस और चीन ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों की तैनाती शामिल है। वॉशिंगटन के 20 सूत्रीय फ्रेमवर्क में गाजा में संघर्ष विराम, पुनर्निर्माण और शासन के लिए पहला व्यापक अंतर्राष्ट्रीय रोडमैप का जिक्र किया गया है। इजराइल और हमास ने पिछले महीने इस योजना के पहले चरणों पर सहमति व्यक्त करते हुए 2 साल के युद्ध को रोक दिया था और बंधकों को भी रिहा किया था। वहीं अब यूएनएससी की मुहर से ये प्रस्ताव एक ठोस अंतर्राष्ट्रीय आदेश में बदल चुका है, जिससे ट्रांजिशनल अथॉरिटी के गठन का रास्ता और स्पष्ट हो गया है। हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तैयार किए गए गाजा शांति योजना प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हमास ने कहा कि ये प्रस्ताव फिलिस्तीनियों के अधिकारों और मांगों को पूरा करने में विफल रहता है। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव गाजा पर एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टीशिप थोपने का प्रयास करता है, जिसका फिलिस्तीनी गुट लंबे समय से विरोध करते रहे हैं। रुक करते हैं खेल की खबरों का। ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू होने जा रहा है। एक बार फिर सभी की निगाहें शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय बैडमिंटन की डबल्स स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी पर टिकी रहेगी। सात्विक चिराग की जोड़ी आज से सिडनी में शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में सत्र का अपना पहला खिताब जीतने की कोशिश करेंगे। भारतीय जोड़ी सात्विक चिराग का पहला मुकाबला चीनी ताइपे के चांग कोची और पो ली वेई से होगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में लक्ष्य सेन का पहला मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग से होगा। एचएस प्रणॉय पहले दौर में कनाडा के ब्रायन यांग का सामना करते हुए पूरी लय हासिल करना चाहेंगे, तो वहीं किदाम्बी श्रीकांत 5वें वरीयता प्राप्त लिन चुन यी से, जबकि अमेरिकी ओपन चैंपियन आयुष शेट्टी मलेशिया के जसिन होह से भिड़ेंगे। न्यूज़ 18 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
वक्त बदला है।